सभी जगह से उम्मीद हार कर तूफानी रात में एक महिला पेशेंट को एक छोटे से क्लिनिक पर ले जाया जाता है। जो क्लिनिक काफी ज्यादा मशहूर था। अब उसके बाद वहां पर जाने के बाद जो वहां की महिला डॉक्टर होती है वह उसको बचा लेती है और जच्चा और बच्चा दोनों खतरों से बाहर होते हैं। लेकिन जैसे ही उस महिला की जो कि पेशेंट थी उसकी माँ आती है तो वह डॉक्टर साहिबा को देखते ही एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और रो रो कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी गलतियों को अपने दिल से नहीं लगाया और तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। इसके बाद जो महिला डॉक्टर होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन थी वह महिला डॉक्टर और किस वजह से इस पेशेंट की मां उससे रो रो कर माफी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। बड़ा लड़का होता है और छोटी एक लड़की होती है। उनके घर में एक और लड़की होती है जिस लड़की का नाम खुशी होता है और खुशी को घर का पूरा काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो खुशी होती है वो दरअसल इनकी अपनी बेटी नहीं है, इनके छोटे भाई यानी कि यहाँ पर जो ये परिवार है, परिवार का जो मुखिया है उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद उनकी बच्ची की जिम्मेवारी इन्हीं को रखने के लिए कहा गया है पूरे समाज के द्वारा। तो ये लोग उस बच्ची को अपने घर के अंदर तो रख लेते हैं लेकिन उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और उसे परिवार का हिस्सा ना समझकर घर की नौकरानी समझा करते हैं। छोटी सी उम्र से ही उसे घर का पूरा काम करना पड़ता। वो तो बाहर वालों की देखरेख की वजह से वो लोग उसे स्कूल तो भेजा करते हैं लेकिन उसमें भी वो उसे तो सरकारी स्कूल में भेजा करते हैं जबकि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा करते हैं। यहाँ पर ये जो लड़की होती है बार बार अपने माता पिता के बारे में सोचा करती है और सोचती है कि माता पिता जब आपको इस दुनिया से जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाते, मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ गए, और ऐसा सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन फिर वह खुद से ही अपनी आंखों के आंसू को पोंछ लिया करती क्योंकि वहां पर उसकी देखरेख करने वाला तो कोई था ही नहीं और उसके आंसू को भला कौन पहुंचेगा। इस बात को सोचकर वह हिम्मत से उस घर के अंदर रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यहाँ पर वह ताऊ ताई के घर में रहा करती है लेकिन जब भी कभी बाहर वाले की कोई बात सुना करती तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ करता क्योंकि बाहर वाले जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो उसके ताई ताऊ की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग तो इस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जो इसे अपने घर के अंदर रख रहे हैं। हालांकि खुशी को ये सब कुछ पता था क्योंकि खुशी सब कुछ भुगत रही थी तो इसी वजह से उसे हैरानी होती है लेकिन फिर भी वो इस बात को चुपचाप ऐसे ही रहने देती है। ना तो उन लोगों से ये कहती है कि ये तारीफ के काबिल नहीं है और ना ही अपने ताई ताऊ से ये कहती है कि जब लोग आपकी इतनी तारीफ किया करते हैं तो आप मुझे घर के अंदर अच्छी तरह से क्यों नहीं रखा करते। कपड़े भी उसे पहनने को मिला करते हैं लेकिन जो बड़ा लड़का होता है ताई ताऊ का उसके वो कपड़े जिन कपड़ों को कभी पहना नहीं करता था उन कपड़ों को उसे पहनने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर ताई ताऊ की जो लड़की होती है वो उससे 3 महीने ही छोटी थी तो इसी वजह से उसके पुराने कपड़े भी उसे पहनने के लिए दिए जाया करते हैं और कहा जाता है कि इनको अच्छी तरह से संभाल कर रखो ताकि तुम कहीं बाहर जाओ तो इन कपड़ों को पहन सको। इस बात को सुनकर वह उन कपड़ों को रख तो लेती है लेकिन मन ही मन बहुत कहीं सोच विचार करती है। इसके बावजूद वो घर का काम किया करती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ वह बड़ी हो जाती है। अब तक उसने सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई कर ली थी लेकिन इसके बाद अब उसे कॉलेज जाना था। तो उसके बाद जो उसकी ताई होती है खुशी की, वह खुशी के ताऊ से कहने लगती है कि अब इस लड़की की शादी करा देते हैं क्योंकि जब इसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करा लेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो खुशी का ताऊ होता है वो कहने लगता है कि ये तुम कह क्या रही हो, अगर तुम इसकी शादी करा दोगी तो उसके बाद घर का काम कौन करेगा इस लड़की की शादी में। तो ऐसा करते हैं कि पहले अपनी बेटी की शादी कराएंगे और उसके बाद इसकी शादी कराएंगे और बाद में अपने बेटी की शादी कराएंगे ताकि घर का काम ये आराम से देख सके। अब इस बात को सुनकर ये बात ताई के दिमाग में बैठ जाती है और वो लोग अपनी बेटी जिसका नाम निर्मा होता है उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से कई रिश्ते उन्हें मिलते भी हैं और वो लोग लड़की को देखने के लिए आते हैं लेकिन जब भी वो लड़की को देखने के लिए आया करते तो यहाँ पर खुशी उनके सामने आ जाया करती और जैसी खुशी उसके सामने आती है तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग खुशी को पसंद किया करते हैं। इस लड़की को देखने के बाद मना कर दिया करते हैं। अब यह बात देखकर ताई को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह उस गुस्से को खुशी के ऊपर निकालती भी है और जैसे ये बात निर्मा यानी कि ताई की लड़की को पता चलती है तो वह भी खुशी पर जो सामान उसके हाथ में होता है उसे फेंक कर मार दिया करती और कहा करती कि मनुष्य तेरी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और कोई भी मुझे देखने के लिए आया करता है तो वो तुझे पसंद कर लिया करता है। अब इसमें उन लोगों का भी दोष नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो खुशी होती है वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि परिवार वाले तो उसे मनुष्य समझा करते हैं कि वो जन्म होते अपनी माँ को खा गई और उससे पहले उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ये जिस दिन से
इस घर के अंदर आई है उस दिन से इस घर का माहौल भी शांत नहीं रहा करता है। लेकिन यहाँ पर खुशी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक उसने बहुत कुछ सहन किया है और इन सभी चीजों को सहन करने के बाद उसे इस बात की आदत सी पड़ गई है। इसके बाद यहाँ पर जो ताई होती है वो फैसला करती है कि इस बार जो भी लड़का मेरी बेटी को देखने के लिए आएगा उससे पहले इस लड़की को मैं कमरे में बंद कर दूंगी ताकि उनके सामने ना जा सके और वो लोग मेरी बेटी को पसंद ही कर लेंगे। ऐसा सोचकर जो ताई होती है इस बार जब लड़का उसकी बेटी को देखने के लिए आता है तो वह खुशी को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और खुद घर का सारा काम करती है ताकि उसकी बेटी का रिश्ता पक्का हो सके। और होता भी यही है दोस्तों, यहाँ पर जो खुशी के ताई की लड़की होती है उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और वह एक बहुत अमीर घराना था। उनके पास पुश्तैनी जमीन भी काफी अच्छी थी और जो लड़का होता है उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस था। तो यहाँ पर रिश्ता पक्का हो जाता है और उसके बाद इस सगाई को लगभग 2 साल तक रखा जाता है, क्योंकि लड़की की उम्र अभी शादी की नहीं हुई है। तो इसी वजह से इस रिश्ते को लंबे समय तक रखा जाता है। यहाँ पर कभी भी निर्मा के ससुराल वाले जब इस घर के अंदर आया करते तो उसी समय खुशी को कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें यह बात महसूस भी नहीं होने दी जाती है कि इस घर के अंदर एक और लड़की रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और यहाँ पर जो खुशी होती है वह कॉलेज की पढ़ाई को करने लगती है, वह भी सरकारी कॉलेज से, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। और जब उसने 12वीं क्लास को अच्छे नंबर से पास किया था तो उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी इस बात को कहने लगे थे कि लड़की पढ़ने में होशियार है और तुम्हें उसे कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। तो इसी वजह से मजबूरी में ताई ताऊ उसे कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। हालांकि उनका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बाहर वालों के सामने वह अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हैं। धीरे धीरे 2 साल भी कंप्लीट हो जाते हैं और जब यहाँ पर निर्मा की शादी होती है तो उस दिन खुशी को शादी के जगह पर भी नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि शादी एक मैरिज हॉल के अंदर थी और यहाँ पर खुशी को उसी घर के कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था और कहा था कि बिल्कुल भी तुम्हें वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि उससे कोई भी गड़बड़ हो सकती थी और वो लोग उसे मनुष्य समझा करते थे। इसके बाद उस शादी में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जो खुशी को जाना करते थे कि इनके घर में एक लड़की और रहा करती है और वे कहने लगते कि खुशी कहाँ है। तो वो लोग बहाना लगा देते हैं कि उसकी तो तबीयत खराब है और वो इसी वजह से घर पर है, उसने आने से मना कर दिया है। इसके बाद वो शादी संपन्न हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद यहाँ पर जो निर्मा होती है वह दुल्हन बनकर अपने पति के घर में चली जाती है। यहाँ पर उसे अच्छा घर मिला था, अच्छा उसका पति था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जब निर्मा अपने माता पिता के घर आती है अपने पति के साथ मिलने के लिए तो यहाँ पर उसके पति को खुशी दिख जाती है और जब वह उसके बारे में पूछता है तो यहाँ पर निर्मा उसके बारे में बता देती है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी और अब उसे इस बात से कोई भी खतरा नहीं था। इसके बाद जो ताई होती है उससे खुशी की खुशी देखी नहीं जाती है और वह सोचने लगती है कि अगर मैं इसे पढ़ाती रही तो पढ़ लिख कर ये कहीं नौकरी में ना लग जाए और उससे पहले ही मैं इसकी शादी करा देती हूँ और शादी भी मैं इसके ऐसे घर में कराऊंगी जिस घर के अंदर खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो और बिल्कुल भी इसका पति कुछ भी नहीं करता हो। यही सोचकर जो यहाँ पर ताई होती है वह एक भिखारी का रिश्ता उसके लिए ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो खुशी के लिए भिखारी का रिश्ता ढूंढती है तो वहां पर उसे कोई भी ऐसा भिखारी नहीं मिलता जिस भिखारी को देखकर वो ये कह सके कि इसी से ये लड़की प्यार किया करती है, क्योंकि समाज वालों का डर था और समाज वाले कहेंगे कि ऐसे लड़के से तुमने इसकी शादी क्यों कराई। तो वो इसी वजह से ऐसा करना चाहती है कि लड़की की कॉलेज में किसी से मुलाकात हो गई और उसी लड़के से ये शादी कर रही है। तो इसके बाद उसे एक लड़का मिलता है जिस लड़के का नाम होता मनोज, जो कि दूसरे के घरों में नौकर का काम किया करता था और यह रिश्ता ताई को खुशी के लिए बड़ा ही परफेक्ट लगता है। इसके बाद यहाँ पर खुशी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, उससे तो केवल यह कहा जाता है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अपना मुंह मीठा कर लो। अब इस बात को सुनने के बाद खुशी बड़ी हैरान होती है और अपनी ताई से पूछने लगती है कि ताई लड़का कैसा है, एक बार मुझे उसका फोटो तो दिखा दो। लेकिन ताई मना कर देती है, कहती है कि फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं है और लड़का जब तुमसे शादी कर लेगा तो उसके बाद ही देख लेना, हमें ही पता है अब तक तुम्हें कैसे झेला है और हम जल्द से जल्द तुम्हें इस घर से विदा करना चाहते हैं क्योंकि हम अब तुम्हें नहीं झेल सकते। अब इस बात को सुनने के बाद खुशी अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी जिंदगी इसी तरह से व्यतीत हुई है। जब उसने सुर्ख संवारी थी तो उसके बाद वह अपने नाना नानी के यहाँ पर चली जाया करती थी, लेकिन जब उसके नाना नानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसके बाद उसके मामा मामी ने उसे बुलाना ही बंद कर दिया और जब कभी 1-2 बार वे वैसे ही चली गई थी तो उसके बाद उन लोगों में आपस में लड़ाई हो गई और इस लड़ाई को देखते हुए यहाँ पर खुशी वहां पर भी जाना बंद कर देती है और वह अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगी है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ खुशी की उस लड़के मनोज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद खुशी विदा होकर उस घर में चली जाती है। खुशी की ससुराल इस घर से काफी ज्यादा दूर रखी गई थी ताकि वह वहां से बार बार यहाँ पर ना आ सके और जाते वक्त उसे कह भी दिया था कि अब दोबारा से इस घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना और यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे खुशी उस घर के अंदर जाती है तो एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि यह घर शुरू होते ही खत्म था। इस घर के अंदर केवल एक कमरा बना हुआ था जिस कमरे के अंदर एक किचन था और उसी के अंदर रहना खाना सब कुछ था। इस बात को देखकर वह बड़ी हैरान होती है और यहाँ पर असमंजस भरी निगाहों से चारों तरफ से उस कमरे को देखने लगती है, जिस कमरे की हालत काफी जर्जर है, लेकिन उसे फूलों से इस तरह से सजाया गया है
कि मानो वो इस कमरे की गरीबी को किसी से छुपाना चाहता हो। इसके बाद खुशी चारों तरफ देखती रहती है और चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। धीरे धीरे वो रात आती है जिस रात उसे अपने पति से मिलना था, और जैसे ही उस रात को खुशी उस कमरे के अंदर बैठी हुई थी, तभी उसका पति मनोज, जिसको अब तक उसने नहीं देखा अच्छी तरह से क्योंकि वो ज्यादातर घूंघट में रहा करती है और शादी के टाइम पर लड़के का सेहरा लगा हुआ था, तो इसी वजह से कोई भी उस लड़के को नहीं देख पाया था। इसके बाद जो खुशी होती है वो बड़ी परेशान होती है और सोचने लगती है कि ना जाने कैसा पति होगा और इस घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूंगी। यहाँ पर उसका पति आता है मनोज, और आने के बाद चुपचाप उसके पास बैठता है, और बैठने के बाद जब उससे बात करता है तो एकदम से खुशी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोज ने उससे कहा था कि देखो मैं राजा तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूंगा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर खुशी को एक अलग सा एहसास होता है, जो एहसास आज तक उससे नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग उसे नौकरों की तरह व्यवहार किया करते थे घर के अंदर, और यहाँ पर उसे रानी बनाने की बात की गई थी। इसके बाद जो खुशी होती है वह भी उससे बात करती है, और बातचीत के दौरान खुशी को महसूस होता है कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, भले इसके पास पैसे ना हो लेकिन इसका दिल सभी से ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जो खुशी होती है, खुशी अपने पति के साथ खुशी के पल व्यतीत करती है, और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। अब 4 से 5 दिन खुशी उसी घर के अंदर रहती है, और 4-5 दिन बाद जो खुशी होती है उसका पति उसे उसके ताऊ ताई से मिलाने के लिए ले जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब खुशी को हीन दृष्टि से देखा जाता है, और यहां पर खुशी की जो बहन होती है यानी कि ताई की जो लड़की होती है वह भी अपने पति के साथ आई थी, और वह खुशी का उपहास करने लगती है, तो इसके बाद जो पति होता है उसे महसूस हो जाता है कि खुशी को यहां पर बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं रखा जाता। यहां तक कि ताई तो यह भी कह देती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, तो फिर तुम यहां पर क्यों आई हो। यह सब कुछ मनोज के सामने हो रहा था, और जब मनोज ये बात देखता है तो उसके बाद उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वह अपने माथे को चढ़ा लेता है। तभी जो ताई होती है वह उसको देख लेती है, और देखने के बाद कहने लगती है कि देखो नवाब साहब का माथा भी चढ़ा हुआ है, न जाने हमारे साथ क्या कर देगा। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो मनोज होता है वह चुपचाप रह जाता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में जो खुशी होती है वह भी वहां से बाहर निकलती है, और बाहर निकलते जो मनोज होता है वो कहता है कि खुशी आज तो मैं तुम्हें लेकर आ गया हूं, लेकिन इसके बाद मैं इस घर में तुम्हें कभी भी नहीं लेकर आऊंगा, और फिर भी अगर तुम यहां पर आना चाहती हो तो तुम्हें अकेले यहां पर आना होगा। माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं भी इज्जतदार आदमी हूं, भले ही दूसरों के घरों में काम किया करता हूं, लेकिन मेहनत का खाता हूं, ना ही कोई चोरी डकैती किया करता हूं। इस बात को सुनकर खुशी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था, और इसी वजह से वह मनोज से कहती है कि मनोज मैं भी इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना कुछ झेला है। उसके बाद खुशी का पति मनोज उसे लेकर अपने घर चला जाता है, और वहां पर जाकर जब वह खुशी के जिंदगी की पूरी सच्चाई सुनता है, वह पूरी बात उसे बताती है कि इस तरह से उसके साथ नौकरों का सब व्यवहार किया जाता था और उसे घर के अंदर पूरी तरह से मनुष्य समझा जाता था। तो उसके बाद मनोज की आंखें भर आती हैं, और वह एकदम से खुशी को अपने गले से लगाता है और कहता है कि खुशी जो कुछ भी आज तक तुमने झेला उस चीज को छोड़ो, लेकिन आगे से मैं तुम्हें कुछ भी झेलने नहीं दूंगा। मेरे पास ज्यादा रुपए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा घर है और तुम अपने हिसाब से इसको चला सकती हो, और जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकती हो। इसके बाद जो खुशी होती है वह अपने दिमाग में एक बात बसाए हुई थी, क्योंकि उनके एक टीचर ने उनसे कहा था कि पढ़ाई लिखाई में वो ताकत होती है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, और वह आगे पढ़ना चाहती है। तो इसी वजह से वह कहने लगती है कि मनोज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम करना ही चाहते हो मेरे लिए कुछ और मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे आगे की पढ़ाई करवा दो, क्योंकि मेरे ताऊ ताई ने मेरी पढ़ाई को रुकवा दिया था और वह नहीं चाहते थे कि मैं कामयाब हूं। इसके बाद जो मनोज होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, जिस कॉलेज से तुम पढ़ाई कर रही थी हम उसी से तुम्हारी पढ़ाई कराएंगे, और चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं, क्योंकि यहां पर भी मैं काम किया करता हूं और वहां पर भी दूसरों के घरों में काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहां पर जो मनोज होता है वह खुशी को लेकर सीधा उसी शहर में पहुंच जाता है जहां पर वो पहले पढ़ा करती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर खुशी को पढ़ने के लिए भेजने लगता है। यहां पर आने के बाद वह अपने लिए इधर उधर बड़े बड़े घरों में काम ढूंढता है और उसे काम मिल भी जाते हैं। अब यहां पर पहले तो वो 2 घरों में काम किया करता था और उससे उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब वो 4 घर पकड़ लेता है और उससे उसके लिए इतने पैसे भी आ जाते हैं जिन पैसों से वो अच्छी तरह से खुशी की पढ़ाई भी करा सकता है, और उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं। इसके बाद जो खुशी होती है वह दिन रात एक करके मेहनत करती है, और मनोज भी उसे बहुत ज्यादा सहारा देता है, कहता है कि खुशी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि पढ़ने लिखने के बाद जब तुम कामयाब हो जाओ तो कहीं मुझे भूल मत जाना और मुझे छोड़कर कहीं और मत चली जाना। इसके बाद जो खुशी होती है वह उसे हौसला देती है और कहती है कि मनोज चिंता मत
मत करो, मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन 10 साल के अंदर खुशी ने बहुत कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जिसके बाद अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। खुशी एक डॉक्टर बन चुकी थी जो कि महिला पेशेंटों को देखा करती थी और डिलीवरी कराने का काम किया करती थी। खुशी को डॉक्टर बनते ही एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है और जैसे उसे नौकरी मिलती है तो उसके बाद वह अपने पति से कह देती है कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं काम किया करती हूं तो तुम आराम से घर पर बैठो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मनोज कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूं, मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद खुशी अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है और उसके अंदर अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है। नौकरी पर जाने से पहले और रात के समय में वो दोनों उस क्लिनिक के अंदर काम किया करते हैं और कहती है कि तुम्हें इस क्लिनिक को देखना है, दिन के समय में जो भी आए उनसे बातचीत करनी है और कहना कि शाम के समय में डॉक्टरनी साहिबा आएंगी और उसके बाद तुम्हारे पेशेंटों को देखने लगेंगी। इसके बाद खुशी का जो क्लिनिक होता है वो बहुत अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे खुशी के उस छोटे से क्लिनिक का चारों तरफ नाम हो जाता है। दोनों पति पत्नी उस क्लिनिक से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद अपने लिए एक छोटी सी जगह लेते हैं जिसके अंदर अंडरग्राउंड में उन्होंने क्लिनिक खोल रखा था और ऊपर रहने का प्रबंध कर रखा था। यहां पर जो मनोज होता है वह उसी क्लिनिक में वार्ड बॉय का काम किया करता है और खुशी के साथ एक दो नर्स और काम किया करती हैं उसी क्लिनिक के अंदर। और यहां पर खुशी ने अब उस नौकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया है। रुपया पैसा उनके पास अच्छा खासा कमता है क्योंकि डॉक्टरी लाइन में अच्छी खासी इनकम हुआ करती है और धीरे धीरे यहां पर खुशी के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि उन पैसों से अब वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना चाहती है। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय बारिश स्टार्ट हो जाती है और पूरी रात भर काफी तेज आंधी तूफान आता है और जिस शहर के अंदर उनका क्लिनिक था उस शहर के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका था और कहीं पर भी ना तो कोई गाड़ी निकल रही थी और ना ही किसी व्यक्ति के वैसे निकलने की आशंका थी। अब तभी सुबह के लगभग 3 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे खुशी का पति मनोज दरवाजा खोलता है तो सामने एक महिला खड़ी हुई थी जिसकी गोद में एक महिला थी और महिला देखने से प्रेग्नेंट लग रही थी। वह पूरी तरह से बेहोश थी और यहां पर जो महिला होती है जिसने उसे गोद में उठा लिया है वो कहने लगती है कि भाई साहब मेरी बेटी को बचा लो, हमने इसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा था लेकिन जब ये बेहोश हो गई तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम किसी को भी नहीं बचा सकते और मैंने आपके क्लिनिक का बहुत नाम सुना है, हम लोग जैसे तैसे करके पानी में से निकाल कर इसे लेकर आए हैं और आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब इस बात को देखने के बाद जो मनोज होता है वो खुशी को बुलाकर ले आता है और खुशी जैसी महिला पेशेंट को देखती है तो उसके बाद एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि सामने जो महिला पेशेंट थी वह और कोई नहीं उसके ताऊ की लड़की निर्मा थी, जिस निर्मा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा घर परिवार ढूंढा था और बहुत कुछ देखा था। इसे देखने के बाद वो एकदम से हैरान हो जाती है और तभी जो मनोज होता है उससे पूछने लगता है कि खुशी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, क्योंकि मनोज ने निर्मा को बस एक बार ही देखा था और उसके बाद कभी भी नहीं देखा था, जबकि खुशी जो थी वो बचपन से उसके साथ पली बड़ी थी और वह उसे अच्छी तरह से देखकर पली बड़ी थी तो इसी वजह से उसने पहचान लिया था। तो उसके बाद वो मनोज से कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, चलो इसको अंदर ले चलो। और उसी समय यहाँ पर जो खुशी होती है अपनी एक नर्स को फोन करती है जो कि उसके घर से थोड़ी दूर रहा करती है और वहां से उसे बुला लेती है। यहाँ पर निर्मा का पति भी था लेकिन निर्मा का जो पति होता है वह बाहर रिसेप्शन पर बैठा हुआ था। इसके बाद जब खुशी उसकी जांच करती है तो उसे पता चलता है कि इसकी डिलीवरी करवानी जरूरी है, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और कोई भी परेशानी हो सकती है। इसके बाद खुशी रात भर मशक्कत करके जैसे तैसे करके उसकी डिलीवरी करवाती है और डिलीवरी करवाने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को सेव कर देती है, खतरे से बाहर कर देती है। वह बाहर जाकर जैसे ही निर्मा की सास को यह बात बताती है कि आपकी जो बहू है वो खतरे से बाहर है तो वह एकदम से खुश हो जाती है और यहां पर उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहू को बचा लिया क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार इसको मिसकैरेज हो रहे हैं। इसके बाद खुशी कहती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर साहिबा का धन्यवाद करने के लिए बाहर बैठा हुआ निर्मा का पति आ जाता है और वो जैसे खुशी को देखता है तो देखते उसे पहचान लेता है और वह देखते कहने लगता है कि खुशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद खुशी बताती है कि मैं हूं यहाँ की डॉक्टर और इसके बाद वह भी उसका धन्यवाद करता है। और इसके बाद यहाँ पर जो निर्मा होती है उसकी माँ को भी ये बात बताई जाती है। उसकी माँ भागी दौड़ी उस क्लिनिक पर आती है लेकिन उसे नहीं पता कि ये क्लिनिक खुशी चलाया करती है। पर जैसे वो अपने दामाद के पास पहुंचती है तो दामाद उसे बता देता है कि ये खुशी का क्लिनिक है और उसी ने आपकी बेटी को बचाया है, वरना डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि हम किसी को भी नहीं बचा सकते। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो ताई होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुशी के साथ बहुत ही गलत किया था। और इसके बाद वह एकदम से खुशी के कैबिन में जाकर रो रो कर उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ पर खुशी को पता था कि ताई भी आएगी, इसी वजह से वो ज्यादा रिएक्ट इस बात पर नहीं करती है। लेकिन जब ताई उससे रो रो कर माफी मांगती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और इतनी देर में खुशी के ताऊ भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी अपनी बेटी खुशी से माफी मांगते हैं उन सभी व्यवहारों के लिए जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ आज तक किया है। यहाँ पर खुशी सभी को माफ कर देती है और इसके बाद ताऊ ताई बार बार उसके पास आया करते हैं और उसको भी आदर सम्मान के साथ अपने
अपने घर के अंदर बुलाया करते हैं। हालांकि खुशी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती किया करते हैं और खुद आकर उसे अपने साथ ले जाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।